रिटायरमेंट आपके नजरिए से कितना इंपॉर्टेंट? आपकी फर्स्ट सैलरी से आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। आपको घर खरीदना है, लोन मिल जाएगी। बच्चों को अब्रॉड भेजना है पढ़ाई के लिए, लोन मिल जाएगी। पर्सनल लोन मिल जाएगी। लेकिन आप बैंक को जाके कहिए रिटायरमेंट के लिए लोन चाहिए, नहीं मिलेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, आपका रिटायरमेंट एज हो गया, और क्या इन्फ्लेशन आप सोचते हो कि मेरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है। ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका फ्यूचर एक्सपेंसेस डिसाइड होता है, फ्यूचर कैश फ्लो। जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हो कोई फॉर्मूला, आपके एक्सपेंस का 35 to 40 टाइम्स मल्टीप्लायर, एनुअल एक्सपेंसेस का 35 to 40 टाइम्स का मल्टीप्लायर आपको पकड़ के चलना है। रिटायरमेंट की प्लानिंग भी लोग बड़ी देर से करते हैं। हम सिर्फ बिलीव करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है मुझे आज कोई चीज़ पसंद आई है तो मुझे वो आज ही खरीदनी है। योलो, यू ओनली लिव वंस। क्या बात, ठीक है। सो मुझे आज ही एक्सपीरियंस कर लेना है, बाद का बाद में देखेंगे। हम पहले सोचते थे कि मैं 60 का रिटायरमेंट कैच करूंगा, आई मीन अज्यूम करूंगा। वो नहीं हो रहा है। अब लोगों की जो जॉब में शेल्फ लाइफ है वो कम होती जा रही है। 50s में उन्हें ले ऑफ किया जा रहा है। डेथ इज वेरी अनसर्टन, राइट। हम एक्सपायरी डेट के साथ नहीं बॉर्न हुए हैं। इंश्योरेंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए। एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एंड तीसरा है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। ये बहुत ही नॉन स्पोकन इंश्योरेंस है, बट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंश्योरेंस है कि आप घर में भी स्लिप होके गिर गई, वो एक्सीडेंट है, तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एवरीबडी शुड हैव। एनपीएस कितना इंपॉर्टेंट टूल है? अगर आप कहीं पे भी निवेश नहीं कर पाते हो, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा है, तो एटलीस्ट एनपीएस में आप चूज कीजिए निवेश करना। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के संयोजन का है, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग में ये कितना असरदार है? 1 करोड़ जो निवेश हुआ था और उसमें से 75,000 सिर्फ विड्रॉ हो रहा था, सिर्फ 75 विड्रॉ हो रहा था हर महीने फ्रॉम दिसंबर 99 टू जून 25। तो टोटल विड्रॉल अमाउंट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़। जून 2025 की वैल्यू है 12.5 करोड़। क्या बात। यस। चाहे मिलेनियल्स हों, चाहे जेंजी हों, चाहे उसके पहले की जनरेशन हो, वो अमूमन अभी भी कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा। नमस्कार, हेलो, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं मनी गुरुकुल की स्पेशल सीरीज, जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को बहुत ही खास बनाने वाली है, बहुत ही आसान बनाने वाली है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है परिचय कराते हुए। हमारे साथ हैं निशा सांघवी जी, जो कि जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और इसके साथ ही को फाउंडर और डायरेक्टर हैं प्रोमोर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से। निशा जी, थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय आपने दिया और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। जिस विषय की मैं आज बात करने वाला हूँ, जिस फाइनेंशियल प्लानिंग की मैं बात करने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे जैसे दुनिया अपग्रेड हो रही है, वैसे वैसे इस हिस्से की प्लानिंग भी अपग्रेड हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट की। तो एक दौर था, 60 एक बार होता था कि साहब चलो अब रिटायर होंगे 60 के बाद। उस हिसाब से लोगों के ट्रेडिशनल मेथड्स थे। दुनिया अपग्रेड हुई तो अब साहब थोड़ा पहले रिटायर हो लिया जाए। और नई पीढ़ी तो मतलब ये पहले ही मान के चल रही कि भाई हमें 60 तक काम नहीं करना है। तो हमें बताइए कि इस दौर में फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट आपके नजरिए से कितना इंपॉर्टेंट? थैंक यू सो मच प्रशांत। रिटायरमेंट ये इतनी इम्पॉर्टेंट गोल है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी में। जब भी हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट, द वर्ड, 2 हेवी वर्ड्स, रिटायरमेंट एंड प्लानिंग। तो अगर हम ये सोचते हैं कि 60 के बाद सोचना शुरू करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग स्पेस टू बी इन। तो जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग कहेंगे, आपकी फर्स्ट सैलरी से आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आजकल के जो जेन अल्फा, जेन जी, मिलेनियल्स जो भी हम कहेंगे, इन सबको तो 40-50 में ही रिटायर होना है। मेरा सवाल सबसे पहले एज ए फाइनेंशियल प्लानर ये होता है कि रिटायर होके करोगे क्या, राइट? सो मुझे खेती करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, सो सच साइड हसल्स दैट पीपल डू टुडे वांट टू डू इट फुल टाइम। तो जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, दैट्स वन गोल। वो एक ऐसा गोल है जहाँ पर लोन नहीं मिलती है। आपको घर खरीदना है, लोन मिल जाएगी। बच्चों को अब्रॉड भेजना है पढ़ाई के लिए, लोन मिल जाएगी। पर्सनल लोन मिल जाएगी। लेकिन आप बैंक को जाके कहिए रिटायरमेंट के लिए लोन चाहिए, नहीं मिलेगी, राइट? इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग
इज द मोस्ट नॉन निगोशिएबल गोल. एवरी पर्सन जो है इस दुनिया में, अगर वो वर्क कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे रिटायरमेंट के लिए, लंबा नहीं सोच रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया और उन्हें हमारा पॉडकास्ट एंड तक सुनना चाहिए. चलिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहते हैं ना मूल मंत्र, गुरु मंत्र, ये शुरुआती जो हैं वो आपको मिल गए हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ऑब्वियस ये आएगा कि एक बेहतर रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस आवश्यक होता है? उसका फॉर्मूला है कुछ या आपके इंडिविजुअल्स के हिसाब से और उनकी कैपेसिटी और उनके लक्ष्यों के हिसाब से ये चीज़ें बदलती रहती हैं? सो जब हम रिटायरमेंट कैलकुलेशन करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट 3-4 एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखने हैं. आपका आज का लिविंग स्टैंडर्ड, आपके जो आज के एक्सपेंसेस है, जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हो, कुकिंग ऑयल क्या यूज़ कर रहे हो, हेयर ऑयल, शैम्पू, जो नॉर्मल डे टू डे लिविंग, जो हम लिविंग एक्सपेंसेस कहते हैं, वो किस लेवल पे है, तो वो एक्सपेंसेस आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है. दूसरी बात, आपका रिटायरमेंट एज आपके ध्यान में कितना है, ठीक है. तीसरी बात, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो एज अ फाइनेंशियल प्लानर प्रशांत, हमारे साथ ये बहुत होता है कि हमें क्लाइंट पूछते हैं, कहते हैं कि हम रिटायरमेंट कैलकुलेशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 लेना चाहते हैं कि आप 90 साल तक जियोगे. ओके, तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि हम आपको मरने नहीं देंगे, राइट. सो लिविंग लॉन्गर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट. रिटायरमेंट प्लानिंग यही इशू को सॉल्व करना चाहता है कि लिविंग लॉन्गर डज नॉट बिकम अ प्रॉब्लम. तो जब भी हम ये एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, आपका रिटायरमेंट एज हो गया, और क्या इन्फ्लेशन आप सोचते हो कि मेरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है. ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका फ्यूचर एक्सपेंसेस डिसाइड होता है, फ्यूचर कैश फ्लो. और 5वीं चीज़ ये है कि आप क्या प्रोडक्ट्स में कंफर्टेबल हो, आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट क्या है. क्या बात, राइट. तो ये 5 चीज़ें हैं जो डिफाइन करेगा आपका रिटायरमेंट कैलकुलेशन को. तो ये हो गया अजम्पशंस. फिर हम आगे आते हैं आगे के पार्ट में, जहाँ कैलकुलेशन या कोई थंब रूल या फॉर्मूला है क्या. तो हम जनरली कहते हैं कि जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हो कोई फॉर्मूला, आपके एक्सपेंस का 35 to 40 टाइम्स मल्टीप्लायर, एनुअल एक्सपेंसेस का 35 to 40 टाइम्स का मल्टीप्लायर आपको पकड़ के चलना है, राइट. सो ये एक आपको रफली नंबर दे सकता है. तो अगर कोई है जो 35 का है आज, 60 पे रिटायर करेगा मान लीजिए, तो ये हो गए उनके पास 25 साल है. आज उनका 60,000 मंथली एक्सपेंस है. तो बाय द टाइम दे हिट 60 विथ इन्फ्लेशन ऑफ 6%, उनका एक्सपेंस मंथली 2 lakhs होगा. तो जब भी हम 2 lakhs अगर तब 60 पे होगा, तो व्हाट इज़ द कॉर्पस वी आर लुकिंग एट, राइट. और अज्यूम करेंगे, चलो निगोशिएटिंग कि 85 लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, राइट. तो जब 85 लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, आपके पास कॉर्पस 7.2 करोड़ का होना चाहिए. ओके. अगर 35 से लेके 60 तक आपके पास अगर 60 के एज पे 7.2 करोड़ नहीं है, तो आप रिटायर नहीं कर सकते हो टेक्निकली. या तो आपको रिटायरमेंट एज बढ़ानी पड़ेगी, या तो आपको आपके एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे. बट प्रशांत, ओवरऑल जब भी हम देखेंगे ना कि जब भी हम एक्सपेंस की बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक टिपिकल सैलरी यंगर जनरेशन होगा, तो वो कहेगा 30th को सैलरी आने वाली है, 5 तारीख तक के खर्चे मुझे पता है, EMI, ऑल द फैंसी स्टफ जो मुझे करने हैं, राइट. तो वो पहले ही खर्चा प्लान कर लेते हैं. बट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक पोर्शन जाना चाहिए. तो आई थिंक ये ओवरऑल एक सिनारियो है कि थंब रूल में आपके पास 35x to 40x ऑफ योर एक्सपेंसेस आपके पास हमेशा होना चाहिए. चलिए, आपने बहुत ही अहम एज का जिक्र किया 35, और आपने रीजनेबली एक ऐसी एज बताई कि चलो भाई ये भी बहुत देर नहीं है. बट फिर भी मैं चाहूँगा, मतलब आज क्या है कि लोग जल्दी नौकरियाँ शुरू कर रहे हैं. लोग मतलब मैं जेंजी की इस बारे में बड़ी तारीफ करना चाहूँगा कि वो बड़े क्लियर हैं इन सब चीज़ों में, कि मतलब उन्हें अपने मौज मस्ती के लिए कितना खर्च करना है और उनकी लाइफ से क्या उम्मीदें हैं. तो हमें बताइए कि रिटायरमेंट की सही जो शुरुआत है रिटायरमेंट प्लानिंग की, वो किस उम्र से कर देनी चाहिए और उसकी फिर रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो हम कई चीज़ों को चाह के भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. करेक्ट. सो प्रशांत, सबसे इम्पॉर्टेंट इज इन्फ्लेशन. 2005-6 में उस दौरान जो लोग रिटायर हुए थे, उन्होंने अपना इन्फ्लेशन कैलकुलेशन हमेशा 4 और 5% पे किया था. एंड लास्ट 20 ईयर्स से, हम 26 में हैं, तो लास्ट 20 ईयर्स से
इन्फ्लेशन जो है वो 6 और 7% के रेंज में टेक्निकली चल रहा है। तो इमेजिन जिन्होंने 4% कैलकुलेट किया था इन्फ्लेशन के लिए और उनका इन्फ्लेशन 7% है, सो दिस अ 3% गैप। वो 3% गैप बहुत बड़ा हो जाता है। तो ओवरऑल जब भी हम अज्यूम करेंगे कैलकुलेशन करते वक्त, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होना चाहिए और खर्चे भी हमें ज़्यादा पकड़ने चाहिए। और जो रिटर्न्स है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट्स जो रिटायरमेंट के लिए आप चूज़ करोगे, वो होना चाहिए कम। तो जब ये मैच होगा तो आपका ऑटोमेटिकली कॉर्पस बना रहेगा। ठीक है, तो मतलब फिर भी एक अगर आप एक एज हम माने जी कि साहब ठीक है, चलो मतलब मान लीजिए मैंने 22 साल की उम्र में ही जी नौकरी शुरू की, तो क्या मतलब 22 साल मतलब तुरंत तो आदमी नहीं बचत करेगा, जाहिर सी बात है वही। यस, हाँ, सो ओके, आई विल एड्रेस दैट क्वेश्चन। सो आज के ज़माने में जब 21-22 साल का एक इंडिविजुअल जब नौकरी करना शुरू करता है, सबसे पहले वो आईफोन खरीदता है पहली सैलरी से, दूसरी सैलरी से वो अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदता है, तीसरी सैलरी में एक वेकेशन जो हमेशा सोचता था मुझे जाना है वो कर लेता है, फिर चौथी सैलरी जब बचना शुरू नहीं करती है तब उनको पेरेंट्स का प्रेशर आता है कि ओके अगर तुम इन्वेस्ट नहीं आता है, करोगे, मतलब मुझे नहीं लगता आता जी। है, बिल्कुल आता है, या बिल्कुल आता है, बिकॉज इनका जमाना है सिर्फ फोन के अंदर है, डिजिटली कनेक्टेड वाला जमाना yes, है, वेर दे बिलीव टू द कोर दैट एवरीथिंग विच इज ऑन द इंटरनेट इज ट्रू, right? So we are qualified financial planners, right? So I can tell you numbers, I can tell you some tactics that you can handle, but somebody who's just monetizing a channel सही is बात not है। the right way, right? So ये बहुत important है। प्लस आपने बहुत एक सही बात कही कि जब भी हम ये देख रहे हैं कि 21-22 ईयर ओल्ड को रिटायरमेंट प्लानिंग कब करनी चाहिए, दैट्स व्हेन दे गेट द फर्स्ट सैलरी। एंड आजकल के जो यंगर जनरेशन है, they are absolutely okay to take breaks in the between the jobs. हमने ये बहुत सुना है, I want to take a break, my mental health is not good, right? So I think ये सारी चीज़ों में हमारा जनरेशन, हमारे थोड़ा सा आगे का जनरेशन will say you will sit without a job. आप बिना नौकरी के घर पे बैठोगे, क्या करोगे? हमें अलाउड ही नहीं था ये सोचना, सोचना भी अलाउड नहीं था, राइट? तो आजकल के बच्चे ये करते हैं। तो अगर ये लोग ये यंगर जनरेशन मिनी ब्रेक्स लेने वाले हैं, तो इन्हें मिनी रिटायरमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। क्या बात है, राइट? तो उन्हें फर्स्ट सैलरी से ही इन्वेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने कही, मिनी रिटायरमेंट। मतलब ये मेरे लिए भी कई चीजें निशा जी नई हैं और वाकई मैं सीख रहा हूँ। एक चीज मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे अमूमन क्या होता है कि भारत में जो चीजें केवल एक पैसे जा रहे हैं और उसका आउटकम बहुत बाद में मिलने वाला है, उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। यस, मतलब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान्स, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। मतलब आज भी उसके लिए ऑलवेज अ सोल्ड प्रोडक्ट। हाँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग भी लोग बड़ी देर से करते हैं, या मतलब ठीक है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो तो एक तरह से बाध्य हैं, ठीक है, लेकिन अमूमन जो उस तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है या जिनको प्लान करना ही है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाले, वो अमूमन गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसकी वजह क्या देखती हैं आप? वेरी ट्रू। सो हम उस दौर में जी रहे हैं, हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है? हम सिर्फ बिलीव करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है मुझे आज कोई चीज़ पसंद आई है तो मुझे वो आज ही खरीदनी है, मुझे आज ही उसे एक्सपीरियंस करना है, या मुझे आज ही उसको मुझे ट्रैवल करके मज़ा लेना है, राइट? सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अलावा मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी, इज़ योलो, यू ओनली लिव वंस। क्या बात है, ठीक है? सो ये हम भी सीखते हैं जब हम मिलेनियल्स को मिलते हैं। तो यू ओनली लिव वंस का मतलब है कि हम वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और हम उसमें ही बिलीव करते हैं कि मुझे आज ही एक्सपीरियंस कर लेना है, बाद का बाद में देखेंगे। जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो हम पहले सोचते थे कि मैं 60 का रिटायरमेंट कैच करूँगा, आई मीन अज्यूम करूँगा, वो नहीं हो रहा है अब। लोगों की जो जॉब में शेल्फ लाइफ है वो कम होती जा रही है। सो वी हैव क्लाइंट्स जहाँ 50s में उन्हें ले ऑफ किया जा रहा है फ्रॉम कंट्री हेड पोजीशंस, फ्रॉम वेरी बिगर पोजीशंस, ओके, नेशनल पोजीशंस, और मे बी एशिया पैसिफिक रीजन्स के हेड होते हैं तो भी उनकी जॉब लॉस हो रही है। तो एट 50 अगर हो रही है तो आपने कैलकुलेशन 60 पकड़ा था, 10 साल बाकी है, क्या बात है, पैसे तो नहीं आने वाले हैं। और जब आपका 50 पीक हो रहा है तो आपके बच्चे भी, उनका भी पीक आ रहा है, वो कॉलेज जाने वाले होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन जाने वाले होते हैं। सो
वो इतना टफ टाइम होता है सबके जीवन का सही बात। कि अब क्या करें, देन इट्स डिप्रेसिंग फिर बिकॉज दुनिया ही हिल जाएगी आपकी। यस एवरीथिंग इज मूविंग अवे हम्म। राइट, सो देन लिमिटेड सोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो आई थिंक ये एक पोर्शन है जो हमें बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। सो हमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात की, हमने योलो की बात की, हमने हायर एज पे मतलब 50 के रेंज में अगर आपका रिटायरमेंट, आपको ले ऑफ किया जाता है नौकरी से, तो हमने उसकी बात की। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने बहुत राइटली टच किया, इंश्योरेंसेस की। जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि बीमारी हमें नहीं आएगी, हमारे पड़ोसी को आ जाए, हमें कुछ नहीं होने वाला है, राइट। एंड डेथ इज़ वेरी अनसर्टन, राइट। हम एक्सपायरी डेट के साथ नहीं बॉर्न हुए हैं, तो इंश्योरेंसेस लेते ही इसलिए है कि आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट हमने ठीक से किया है, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप उसे मैनेज कर पाओगे। सो इंश्योरेंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो है लाइफ इंश्योरेंस में उसमें कोई हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, इट्स ओके। आप लंबा जी लोगे तो ठीक है, आप जल्दी कम जियोगे तो भी चलेगा, बट आपके फैमिली के पास प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मैक्सिमम मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो है सम इंश्योर्ड कम लेते हैं और लंबे समय के लिए लेते हैं, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं, राइट। तो आप हायर कवर लीजिए और कम समय के लिए लीजिए, मतलब वर्किंग एज तक लेना चाहिए। ग्रेट। और उसका पेमेंट आप जल्दी भी कर सकते हो। तो ये हो गया टर्म प्लान। हेल्थ इंश्योरेंस, मैं एक शॉर्ट मंत्रा बताऊंगी जिससे कि आपके प्रीमियम्स सस्ते रहेंगे और आप हमेशा कवर्ड रहोगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त एनी मेट्रो सिटी और इवन अ टायर 2 सिटी में अगर आप रहते हो, आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 20 से 25 लाख का कवर। आई डोंट बिलीव इन सुपर टॉपअप्स, ये हम डिबेट कर सकते हैं, बट हम कहते हैं कि आप बेस पॉलिसी में डिडक्टेबल ले लीजिए, इससे कि आपका प्रीमियम 1/3 से कम हो जाएगा। सही बात है। 50,000 का डिडक्टेबल लीजिए, 50,000 में आज हमें फिर भी पिंच लगता रहेगा, बट अनदर 5 years 50 lakhs, 50,000 will not pinch you. सही बात है। Right? By doing that, you're protecting your family by 25 lakhs cover. यू कैन नॉट टेल, आप बीमारी को नहीं बोल सकते कि भाई मेरा कॉर्पोरेट कवर सिर्फ 5 लाख का है, इतनी बीमारी आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सही बात है, राइट। सो आई थिंक ये सेकंड इंश्योरेंस है। एंड तीसरा है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। ये बहुत ही नॉन स्पोकन इंश्योरेंस है, बट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंश्योरेंस है कि आप घर में भी स्लिप होके गिर गई, वो एक्सीडेंट है, तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एवरीबडी शुड हैव। ये आपके इनकम का एक सर्टन मल्टीप्लायर मिलता है बेसिस इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, बट यहाँ हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए और आगे आप अपना रिसर्च कीजिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि शायद इस हिस्से को हम एक अलग से शॉर्ट्स या बाकी चीज़ों के जरिए भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आजकल लोग थोड़े में ज़्यादा समझना चाहते हैं। अब आते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के मेथड्स पे। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें तो स्पष्ट कर दी, क्योंकि अमूमन होता है कि पीपीएफ या ट्रेडिशनल जो तौर तरीके हैं उस ओर जाते हैं लोग, तो उस पर डिपेंड रहना कितना बेहतर है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। दूसरा कि डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। ओके, वंडरफुल क्वेश्चन एंड आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हम जिन लोगों को मिलते हैं वो कहते हैं कि हम प्रोविडेंट फंड में होल्ड करके रखेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट ईपीएफओ जो हम कहते हैं, आपको सैलरी का परसेंटेज होता है 12% ऑफ योर बेसिक होता है। कोई कंपनीज में सिर्फ 1800 रुपये होते हैं, तो जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूट करेगा, और ये एक बड़ा कॉर्पस बनता है बाय द टाइम यू आर 60। लेकिन अगर उसके पहले ही आपकी रिटायरमेंट एज अगर आ जाती है, या उसके पहले ही आप क्विट करना चाहते हो, या आप खुद आपको कंपनी ने निकाल दिया, राइट, ले ऑफ हो गए, तो इन पलों में आप कैसे सोचोगे कि ईपीएफओ काफ़ी है। तो आई थिंक जो भी लोग ईपीएफओ करते हैं और डिपेंड करते हैं कि यही इंश्योरेंस का, यही रिटायरमेंट का पैसा होगा, तो आई थिंक ये सफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पैसा लमसम 60 पे मिलेगा, राइट। आप पार्शियल निकाल सकते हो, रूल्स काफ़ी चेंज हुए हैं लास्ट 2-3 मंथ्स में, टीडीएस पोर्शन है उसके अंदर, बट जब इतना आपने पैसों को कंपाउंड होने दिया ही नहीं, प्रशांत, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंपाउंडिंग। जब हम रिटर्न्स का कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से, तो उसमें हम भूल जाते हैं कि टी जो है, रेस टू टी, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो वो नंबर ऑफ ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम इग्नोर करते हैं, जो हमारे साइड में आज है जब हम यंग है। ओके, तो छोटा पोर्शन आप ईपीएफ के अलावा डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। अगर हम सोचेंगे कि आप मुझे कहोगे कि निशा मेरा तो बहुत खर्चा हो जाता है, बताओ हम क्या कर सकते हैं,
तो देर आर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जो इवेंचुअली लाइफ स्टेजेस फंड में म्यूचुअल फंड कन्वर्ट कर देंगे. रिटायरमेंट फंड्स है, नाम रिटायरमेंट लिखा है उसके अंदर, राइट? क्या बात है, यस, देर आर फंड्स विच से रिटायरमेंट प्लानिंग, अच्छी बात है. म्यूचुअल मतलब फंड्स. और शायद इस बारे में बड़ी अच्छी चीज ये हो गई, मतलब बीच में मैं अपनी फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुन रहा था जी कि वो बैंकों को ये साफ तौर पे बड़ी वार्निंग उन्होंने दी कि जी. आपके प्रोडक्ट्स में कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि वो किस बारे में है, Yes. वो डिसगाइज नहीं करने चाहिए. यस. सो एक थोड़ा सा डेटा की हम बात करेंगे. हम्म, हम ग्लोबली हम कह रहे हैं, हम ढोल नगारे बजा के कह रहे हैं कि वी आर यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है? हम्म, अनदर 30 years विल बी ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. जो हम्म. जापान की आज हालत है, हमारी 30 साल में हो जाएगी. हमारा एवरेज मीन एज जो है वो 32 का है, अगर तो एवरेज एज 32 है, राइट? तो यही एवरेज एज 30 साल के बाद 60 हो जाएगा, राइट? तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आज से निवेश करना है. आज अगर नहीं सोचेंगे, आई थिंक द टाइम दैट यू हैव बाय योर साइड विल गो अवे, राइट? सो कंपाउंडिंग, जब मैं ना बहुत ही टिपिकली ये एग्जाम्पल सबको देती हूँ. मेरा एक नेफ्यू है, तो उसने मुझे बोला, मासी मेरे को दिवाली के पैसे मिले, बताओ मैं क्या करूँ. मैंने उसको इन्वेस्ट कर देंगे, मुझे कब मिलेंगे वापस? तो मैंने कहा उसको, तुम्हारे पास आम की गुठली है ना, जाओ आप लगा दो, जब इसमें आम आएंगे ना तब हम बात करना शुरू करेंगे इसके ऊपर. क्या बात. तो मैंने पूछा, तू गूगल कर ले. ही इज 8-year-old हाँ. who uses Google as if it's like daily stuff. क्या बात. तो मुझे कहता है कि मासी इट सेज 8 years में अच्छे आम आना शुरू हो जाएंगे. It's exactly. So your first compounding step starts at 8 years. क्या बात. और हम ये जो मार्केट में अभी नॉइज हो रही है, वॉलेटिलिटी हो रही है, वॉर की सिचुएशन हो रही है, यूएस आई मीन जो भी हम पॉलिटिकल वॉर की जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर ये इश्यूज हम एड्रेस, मतलब उसमें हम नॉइज में टाइम वेस्ट करेंगे, हमें इन नॉइज को इग्नोर करना है. आपने 8 years मुझे कहा कि अच्छे मैंगो आने के लिए 8 years लगेंगे, तो पैसों का रिटर्न आने के लिए भी 8 years लगेंगे. और अभी अगर मार्केट वॉलेटिलिटी से आपको डर लग रहा है तो आप देखना बंद कर दीजिए. यू हैव अ रिमोट कंट्रोल, स्विच इट ऑफ. सही बात. राइट. एंड लास्ट पॉइंट ऑन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो ऐसा सोचिए, सेल लगी है तो हम ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, राइट? तो आई थिंक यू शुड जस्ट गो एंड बाय. अगर आज बोनस मिलने वाला है तो गो एंड बाय एट अ चीपर रेट. क्या बात है. तो जैसा निशा जी ने कहा कि कंपाउंडिंग मतलब वो हर तरह से फायदेमंद होती है, रिश्तों में भी होती है, आपके गोल्स में भी होती है, आपके जीवन जीने के तरीकों में भी होती है. चलिए, रिटायरमेंट की बात हो रही है तो एनपीएस को कैसे भूल सकते हैं निशा जी. एनपीएस बहुत ही एक पॉपुलर टूल, और इन सब के बीच में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत से लोग हैं शायद जिनको फाइनेंस की भी नॉलेज है, वो भी शायद एनपीएस को इग्नोर ही करते हैं. तो एनपीएस कितना इंपॉर्टेंट टूल है लंबी अवधि के, न सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से बल्कि रिटायरमेंट प्रोटेक्शन के लिहाज से, आप इसे कैसे देखते हैं? ओके, सो एनपीएस एज अ प्रोडक्ट बहुत देरी से हमारे देश में शुरू हुआ, बट एटलीस्ट सोशल सिक्योरिटी की तरफ का ये पहला कदम है. विद टाइम ये काफ़ी इवॉल्व हो रहा है. एवरी ईयर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में तो काफ़ी अग्रेसिवली सरकार से प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और बहुत ही इस पे चेंजेस लाए जा रहे हैं विद एवरी पासिंग टाइम, विद एवरी कंसल्टेशन पेपर विच इज़ कमिंग आउट, राइट? तो मुझे ऐसे लगता है, अगर आप कहीं पे भी निवेश नहीं कर पाते हो, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा है, तो एटलीस्ट एनपीएस में आप चूज़ कीजिए निवेश करना, और उसमें आप अग्रेसिव आप अपनी रिस्क प्रोफाइल बना सकते हो जिसमें इक्विटी पोर्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज इक्विटी में रहेंगे तो आपका कंपाउंडिंग ज़्यादा होगा, राइट? तो और अभी तो यंग है, और ये हम बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें से ही पेंशन जनरेट होगा, तो बाय द टाइम यू आर 60 आपको बहुत सारे इसमें ये एक इवॉल्व प्रोडक्ट हो जाएगा. तो लंबे समय के लिए है, आप निवेश नहीं कर पाते हो रिटायरमेंट के लिए, तो ये बढ़िया टूल है. एंड बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी आ रहे हैं, और अगर हम देखेंगे तो इंडिया इज़ वेरी क्या बोलते हैं, सेंसिटिव अबाउट कॉस्ट. तो ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, रादर देन बाइंग सम गारंटीड नॉट श्योर प्रोडक्ट्स. उससे अच्छा आप एनपीएस कर लीजिए, पता है कि लॉन्ग टर्म है और ये रिटायरमेंट का पैसा है. चलिए, तो बड़ी बात है. मतलब आपने कॉस्ट की बात की, तो वाकई हम तो मतलब प्राइस टैग देख के ही पहले कपड़े खरीदते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी है. इन सब के बीच में एक चीज़ मतलब एनपीएस से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग को तो कुछ भी नहीं, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि एनपीएस करना कैसे, तरीके क्या हैं एनपीएस करने के. दूसरा ये है कि
इसका कोई फॉर्मूला कि मतलब कितना इसमें पैसे लगाने चाहिए? आई थिंक इसमें 2-3 पार्ट्स में हम बात करेंगे। जब भी आप एनपीएस करना चाहते हो खुद से, तो इसमें अभी हम सैलरीड की बात करेंगे पहले, ठीक है? तो सैलरीड पर्सन अगर एनपीएस करना चाहते हैं, तो आप अपने सैलरी पोर्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयर ऑफ़र करता है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर ऑफरिंग एनपीएस एज़ एन ऑप्शन। तो जभी भी हम इसमें बात करेंगे, तो आप एम्प्लॉयर के थ्रू कीजिए, तो जो पोर्शन एनपीएस में कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो पोर्शन आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो आपकी सैलरी पे टैक्स कम लगेगा। क्या बात है। ओके, ये परसेंटेज रेंज किया है बिटवीन 8 to 14%, ठीक है? तो 8 to 14% के रेंज में जब आप निवेश करते हो थ्रू योर एम्प्लॉयर, सो आपके सैलरी से ही कट जाएगा और आपके नाम से आपके एनपीएस के अगेंस्ट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एक आदत सी होती है कि जो कट के आया वही हम स्पेंड करेंगे, तो एक वो डिसिप्लिन हो जाता है, आपकी हैबिट हो जाती है। आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा कंपाउंडिंग की तरफ चलने लगता है। जब आप काम कर रहे हो तो पैसा भी उतना काम करने लगता है। तो आई थिंक जब ये कदम उठाते हैं तो एम्प्लॉयर के थ्रू करेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप सैलरीड नहीं हो तो आप 50,000 ईयरली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब 50,000 में टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर ओल्ड रिजाइम, लेकिन अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज एनी विच वो इन्वेस्ट हो रहा है। चलिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको कह सकते हैं कि इन चीज़ों को इस हिसाब से भी देखना है कि बहुत सी चीज़ें आपको तुरंत कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली हैं। उनके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। वो आगे चल के आपको किस तरह से आपके ज़िंदगी में फ़र्क पैदा करेंगी, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट सवाल एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के संयोजन का है। जी। मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग में ये कितना यस। असरदार है? और दूसरा ये कि एक्यूमुलेशन और इनकम जनरेशन दोनों के लिए स्ट्रेटजिक तरीका ओके। मतलब क्या वाक़ई है ये? बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक वंडरफुल क्वेश्चन। 2 एग्ज़ाम्पल में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एसआईपी की, ठीक है? अभी जैसे हमने बात की थी कि 2 लाख रुपये अगर आपका एक्सपेंस होगा फ्रॉम 35 टू एज 60, एट 60 2 लाख का अगर कॉस्ट होगा और आप 85 तक जियोगे, तो आपके पास 7.2 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। वो 7.2 अचीव करने के लिए आपको आज से एसआईपी करनी होगी, सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, राइट? तो जब आप सिप करके आपका कॉर्पस टिल 60 बन जाएगा 7.2 करोड़ का, तो वहाँ से आप विड्रॉ कैसे करोगे? आप अपनी खुद पेंशन जनरेट करोगे थ्रू एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है? ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऐसे का इज बेसिकली अ वे इन विच यू कैन विड्रॉ मनी। जब एसआईपी कर रहे हैं तो आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं। आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो और यूनिट्स अक्यूमुलेट कर रहे हो, इन टर्न वो पैसे में दिखता है हमें। जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको एक फिक्स डेट पे एक सैलरी मिल जाएगी अपने खुद की तरफ से, राइट? या उसको पेंशन कह दीजिए, सैलरी कह दीजिए, आपका सिस्टमैटिक विड्रॉल कह दीजिए। वो मतलब एक ज़माने में वो होता था कि लोग एलआईसी की पॉलिसी मनी बैक लेते थे तो कुछ पैसे आ जाते थे। बिल्कुल, बट यू नो व्हाट, दैट्स अ वर्स्ट प्रोडक्ट टू हैव। आईआरआर में इट्स अ 3% रिटर्न। मतलब तब तो विकल्प नहीं थे लोगों के पास, वही था। यस, बिल्कुल। सो जब हम ये एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे। ये एक तरीका है, आप अपना जमा किया हुआ पैसा अपने रिटायरमेंट तक आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको एसडब्ल्यूपी का एक डेटा अगर मुझे बताना है, सपोज, और ये रियल डेटा है, एक म्यूचुअल फंड का डेटा है कि किसी ने एसडब्ल्यूपी का उपयोग कैसे किया है। नवंबर 1999 में अगर किसी ने 1 करोड़ निवेश किया इन अ इक्विटी हाइब्रिड फंड, ओके, 1 करोड़ निवेश किया 1999 में, दिसंबर 1999 से हर महीने 75,000 विड्रॉ किए। अब जब वो विड्रॉ हुए हैं और हम फास्ट फॉरवर्ड, मेरे पास ये डेटा 2025 का है, जून का, तो हर महीने 75,000 विड्रॉ किए थे। तो जब ये 75,000 हर महीने विड्रॉ किए, वी आर 26 ईयर्स अहेड, राइट? नवंबर 99 से 2026 तक, 25 तक। तो कितना पैसा हुआ रहेगा? मतलब बचा रहेगा, खत्म हो गया रहेगा? सही बात। कुछ है कि नहीं? अंदाजा बताइए। मतलब ऑलमोस्ट आपके लिए मुश्किलें, चैलेंजिंग तो रहेंगे ही, राइट? सो हियर्स द डेटा। 1 करोड़ जो निवेश हुआ था और उसमें से 75,000 सिर्फ विड्रॉ हो रहा था, सिर्फ 75 विड्रॉ हो रहा था हर महीने, फ्रॉम दिसंबर 99 टू जून 25। तो टोटल विड्रॉल अमाउंट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़। जून 2025 की वैल्यू है 12.5 करोड़। क्या बात है। यस, ओके। एंड इसमें बिकॉज आपने Withdrawal एसडब्ल्यूपी किया है, हाँ। राइट? सो 1 करोड़ बिकेम 12.5 करोड़,
यू विड्रू 75,000 मंथली, दिस इज विदाउट इन्फ्लेशन, ओके, 75,000 मंथली विड्रॉ किया है, irrelevant of COVID, war, anything you say it, GST, demonetization, whatever happened in last 26 years, ये एक डेटा है। तो इसमें अगर मुझे आप पूछोगे कि IRR कितना है, वी आर अ कंट्री वेयर वी वांट टू आस्क कितना बना, तो IRR बनता है ये 14% का। क्या बात है, राइट? सो आई थिंक दिस इज कंपाउंडिंग, 26 ईयर का कंपाउंडिंग है। आपने तुरंत कहा कि 1 करोड़ के 12 करोड़ बन गए, बट ये कंपाउंडिंग है 25 सालों का, सही बात। और ये 14% से पैसे बने हैं, राइट? सो आई थिंक एज ऑडियंस फॉर अस वी वांट टू टेल यू कि पेशेंस, धैर्य ये बहुत बड़ी चीज़ है, और समय जो आपके साइड में आज है उसका उपयोग आज करना ज़रूरी है, ना कि जब आप 50 के हो गए या 55 के हो गए या 60 के हो गए तब सोचना शुरू करना है। आपके बच्चे आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं है। चलिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंस रखिए, हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त दीजिए, और यही लंबी अवधि के निवेश की सबसे बड़ी खासियत होती है। एक चीज़ निशा जी मैं समझना चाहूँगा, 2 चीज़ें हैं जो मेरी रिसर्च में, इनमें रिटायरमेंट प्लानिंग में, एक तो आपने बताया एक्यूमुलेशन फेज़ है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। इन दोनों के प्रति निवेशक का जो नज़रिया होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, और दूसरा ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एसेट एलोकेशन को लेकर Yeah. क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? परफेक्ट। सो अक्यूमुलेशन फेज वो फेज है जहां पर आप यंग हो, रिस्क लेने की एपेटाइट है, और आप पैसा जमा कर रहे हो फ्यूचर के गोल के लिए, विच इज रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अक्यूमुलेशन फेज होता है, मान लीजिए जब से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है टिल से 52 53 के रेंज में, ओके। 52 टू 55 57 आपका होता है ट्रांजिशन फेज। आपको ज़्यादा पैसे डालने हैं जब आप अक्यूमुलेशन फेज में हो, तो आपको ज़्यादा पैसे डालने हैं इक्विटी में, विच आर हायर रिस्कियर प्रोडक्ट। जब आप ट्रांजिशन फेज में आ जाते हो, रेंज ऑफ 52 टू 57, वो आपका ट्रांजिशन फेज होता है। तो ट्रांजिशन फेज में आपको इक्विटी में पोर्शन कम करना चाहिए और इवेंचुअली हाइब्रिड या डेट की तरफ जाना चाहिए, जो आपको इवेंचुअली रेगुलर इनकम देगा। सो बाय द टाइम यू आर 60, यू आर इन द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो है जहाँ पर आप नया पैसा नहीं लगाओगे, बट आप विड्रॉ करना शुरू करोगे। तो ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन की हम बात करते हैं, इक्विटी पोर्शन एक्यूमुलेशन में ज़्यादा, ट्रांजिशन में मीडियम, और डिस्ट्रीब्यूशन में लो। चलिए, तो एक आखिरी सवाल इसी पे हो जाता है कि अमूमन, मतलब आप अपनी ऑब्जर्वेशन से बताइए कि चाहे मिलेनियल्स हों, चाहे जेनजी हों, चाहे उसके पहले की जनरेशन हो, वो अमूमन अभी भी कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं? ओके, रिटायरमेंट प्लानिंग के मिस्टेक्स इतने सारे लोग करते हैं। डेली देखना, आप ट्रैकिंग करना बंद कर दीजिए, ग्लोबली क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए। वो एक फंड मैनेजर या आपका फाइनेंशियल प्लानर या जो भी आपके पैसों को मैनेज कर रहे हैं उन पे छोड़ दीजिए उनको, बिकॉज उनको उसके पैसे मिल दिए जाते हैं, तो वो ठीक से ही काम कर लेंगे। दूसरी बात, जो हमने आज डिस्कशन करा है उसमें इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन को हम भूल जाते हैं कैलकुलेशन में, और समय जो आपको आज से शुरू करना है, आप 10 साल डीले करते हो। इफ़ यू सी डीलेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का कैलकुलेशन, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज। जितना दिन, अगर आपने हमें आज सुना और आज नहीं शुरू करोगे और आप अगले हफ्ते करोगे, तो 7 दिन का डीले भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करवाता है इन लॉन्गर रन, राइट? तीसरी चीज़ है इन्फ्लेशन, महंगाई, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। महंगाई को हम इग्नोर करते हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए। कभी भी इन्वेस्ट करते वक्त कितना इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न देगा और कितना टैक्स एफिशिएंट रिटर्न देगा, ये ज़रूरी है। और चौथी बात, रिटायरमेंट के लिए गोल नहीं मिलेगी, प्लीज़ याद रखिएगा, तो निवेश करना ज़रूरी है। और पांचवी बात, जब भी आप निवेश कर रहे हो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अगर आप एक कपल हो, आप अपनी स्पाउस की इनकम को भी आप उसमें कैलकुलेशन में जोड़ सकते हो, और दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर के एज अ कपल हाउ डू वी लुक एट आवर रिटायरमेंट टुगेदर। तो अगर आप रिटायरमेंट लेने के बाद ग्लोबली घूमना चाहते हो, तो आपको उतना पैसा आज निवेश करना पड़ेगा जो आगे आपको और पैसा देगा। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें जो रही हैं, मतलब कितनी चीज़ें तो ऐसी रहीं कि मेरे खुद की भी आँख खुली है, मुझे खुद भी पता चला है कि ये रणनीति होनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और मनी गुरुकुल का मकसद ही यही है कि हम आपको बेहतर तरीके से आसान भाषा में जो इस पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के जो सबसे बेहतरीन स्पीकर्स हैं, उनकी बातें, उनके अमेजिंग इनसाइट्स आप तक लेकर आएँ। थैंक यू सो मच निशा जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत Pleasure. करते हुए। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातचीत से
जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं उनमें कई सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, रिटायरमेंट जर्नी को और बेहतर बना पाएं, तो शायद डेफिनेटली हमारी इस बातचीत का फायदा फायदा होगा। हो या थैंक यू सो मच इतने इत्मीनान से इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातचीत हम आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।